Hi, good afternoon, everybody. So today we are going to talk about the episode 4 of bone marrow transplant. This is a educational webinar, and I'm going to speak in Hindi so that many people can understand what bone marrow transplant is. So आज के इस एपिसोड में we are going to talk about the basic types of transplant. So in previous series, we have discussed what is bone marrow transplant, how it is done, what is the history of the transplant, what is donor, what is recipient, and how stem cells are collected and processed. So today, आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं different types of transplant, donor registries, and indications for various types of transplant. जैसे कि प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताया गया कि अब हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट वर्ड की जगह हम लोग हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे स्टेम सेल्स हैं वो हमें बोन मैरो से भी मिलते हैं, पेरिफेरल ब्लड से भी मिलते हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड से भी मिल सकते हैं. इस ट्रांसप्लांट फील्ड को एक्चुअली इसके ऊपर पूरा रिसर्च करने के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है डॉक्टर ई डोनाल्ड थॉमस की टीम को. और हमारा आज जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट क्या होता है, जो जिसमें स्टेम सेल्स जो है हम लोग पेशेंट से खुद ही लेते हैं, और एलोजेनिक ट्रांसप्लांट्स होते हैं जिसमें हम लोग स्टेम सेल्स किसी और से लेते हैं. वो स्टेम सेल्स जो होते हैं एलोजेनिक ट्रांसप्लांट्स में, वो हम लोग सिबलिंग से, मतलब कि भाई बहन से ले सकते हैं, फैमिली मेम्बर से ले सकते हैं जिनका कम्प्लीटली मैच्ड है, और अगर फैमिली में मैच नहीं है तो मोस्टली वो हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट्स होते हैं, या फिर हम लोग अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, जो कि फुल मैच भी हो सकता है और मिसमैच भी हो सकता है. तो इन्हीं ट्रांसप्लांट्स के बारे में डिटेल जानने के लिए आज हम डिस्कशन करेंगे. एलोजेनिक ट्रांसप्लांट में हम लोग डोनर के स्टेम सेल्स जो हैं वो बोन मैरो से लेते हैं, पेरिफेरल ब्लड से लेते हैं, और या फिर कॉर्ड ब्लड से लेते हैं, एंड पेशेंट को आफ्टर गिविंग कीमोथेरेपी वो इन्फ्यूज किए जाते हैं. दिस इज़ अ पेरिफेरल स्टेम सेल हार्वेस्टिंग. इसमें पेशेंट जो है, जो डोनर है, ये डोनर ही है और ये आराम से लेटे हुए हैं, अपनी बात कर रहे हैं, खा पी सकते हैं, और बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर होता है जैसे कि ब्लड डोनेशन का. इसमें स्टेम सेल डोनेशन होती है, और स्टेम सेल्स में हम लोग सिर्फ स्टेम सेल्स पेशेंट्स डोनर से लेते हैं, और बाकी जो सेल्स हमें नहीं चाहिए होते वो वापस डोनर को दे देते हैं. So even after this stem cell donation, they can immediately go back home, they can rest, and they can resume their work from the next day. ये अलग तरीके के दिखाए हैं जिसमें हम लोग बोन मैरो से ले रहे हैं स्टेम सेल्स, या फिर कॉर्ड ब्लड से ले रहे हैं. स्टेम सेल डोनेशन के लिए हमें डोनर को तैयार करना पड़ता है. 5-6 डेज के लिए हमारे को उसको ग्रोथ फैक्टर्स देने पड़ते हैं. फिर स्टेम सेल्स जो है वो मोबिलाइज होके मैरो से पेरिफेरल ब्लड में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग स्टेम सेल कलेक्शन करते हैं. उसके लिए हम या तो सेंट्रल लाइन यूज़ करते हैं, या फिर एक बड़ी वेन डोनर के अंदर होती है जिससे हम इंजेक्ट करते हैं और फिर वहाँ से स्टेम सेल कलेक्ट करते हैं. डोनर की आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें एचएलए टाइपिंग करनी पड़ती है. एचएलए टाइपिंग क्या होती है वो हमने प्रीवियस एपिसोड्स में डिस्कस किया है. फिर हम लोग डोनर की एलिजिबिलिटी चेक करते हैं कि डोनर को कोई कैंसर नहीं होना चाहिए, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होनी चाहिए. फिर एक बार डोनर का कंफर्मेशन हो जाता है तो फिर हम लोग दोबारा से एक एचएलए टाइपिंग करते हैं टू कंफर्म द डोनर, इसकी कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है उसकी एचएलए मैचिंग में. और वंस एवरीथिंग इज कंफर्म्ड, वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ स्टेम सेल कलेक्शन. मैच सिबलिंग ट्रांसप्लांट क्या होता है? मैच सिबलिंग मीन्स भाई और बहन. तो इसमें क्या होता है कि 100% मैच्ड होते हैं ब्रदर और सिस्टर, बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम पेरेंट्स. तो जो उनका हैप्लो है मदर का और जो फादर का है, वो ब्रदर और सिस्टर में सेम वही होता है जो पेशेंट के अंदर है. तो ये बेस्ट ट्रांसप्लांट माना जाता है क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन रेट जो है वो कम से कम होता है. इसके अंदर हम दोनों स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर 100% मैच होता है, और दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर बोथ मैलिग्नेंट एंड नॉन मैलिग्नेंट कंडीशंस. और इसके अंदर कम से कम
कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन रेट कम रहता है, जीवीएचटी का रेट कम रहता है, और जो हमारा हेमेटोपोइटिक है और इम्यूनोलॉजिक रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होता है आफ्टर ट्रांसप्लांट वो काफ़ी रैपिड हो जाता है. बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 25 to 30% ऑफ पेशेंट्स कैन अंडरगो मैसिव लिंग ट्रांसप्लांट. वाई सो? क्योंकि जो चांसेस हैं हैविंग अ सेम ब्रदर और सिस्टर विद 100% HLA मैच इज ओनली 25% चांस. तो इवन अगर आपके एक ही भाई बहन है तो हो सकता है वो कम्प्लीटली मैच कर जाए, और कई बार हमने देखा फैमिलीज के अंदर अगर 8 से 10 भाई बहन भी होते हैं तभी भी वो मैच नहीं करता है. सो इट्स ऑल luck that you will find a completely matched sibling in your family. एंड इसके अंदर ब्लड ग्रुप का जो मैचिंग है वो कोई मैटर नहीं करता है. अगर मिसमैच भी है ब्लड ग्रुप देन ऑल्सो they can do the donation of the stem cells if there is a complete match of the HLA typing. सो मैच अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट्स क्या होते हैं? मैच अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट्स में एक्चुअली मैच होते हैं, बट ये जो डोनर्स होते हैं ये रिलेटेड नहीं होते हैं. ये वर्ल्ड में किसी भी कॉर्नर में हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, और इन डोनर्स को हम लोग डोनर रजिस्ट्रीज के थ्रू ढूंढ पाते हैं. तो जिन लोगों ने अपने आप को डोनर रजिस्ट्रीज के अंदर रजिस्टर किया होता है वॉलंटरीली, वो हम उन डोनर्स को फिर अगर उनके साथ HLA मैच हो जाता है उनको अप्रोच करते हैं, एंड इफ दे आर विलिंग टू गिव दी स्टेम सेल देन देयर स्टेम सेल इज टेकन. कई बार मेलिग्नेंट कंडीशंस जहाँ पे ट्रांसप्लांट करना बहुत अर्जेंट होता है और बहुत ज़रूरी होता है पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए, हम उसके अंदर मिसमैच ट्रांसप्लांट भी करते हैं. सो अगर 100% मैच नहीं भी मिले तो अगर अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्री में एक या दो एंटीजन मिसमैच होते हैं तभी भी हम लोग उस डोनर से स्टेम सेल लेते हैं, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे टू सेव द पेशेंट लाइफ. बट मोस्टली ये हम मेलिग्नेंट कंडीशंस में करते हैं. The chances of GVHD, that is graft versus host disease, is very very high in match unrelated transplants, especially in mismatch transplants. और इसके अंदर हमारे को GVHD जैसी कॉम्प्लिकेशंस और रिजेक्शन जैसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए काफ़ी हाई डोज में इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देनी पड़ती है जो हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस रखती है, और उसकी वजह से हमारी इन्फेक्शन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है. तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रेट एज कम्पेयर टू मैच सिबलिंग ट्रांसप्लांट इनके अंदर ज़्यादा रहता है. सेकेंडली जो मैच अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट है, इवन अगर वो 100% मैच है तभी भी हमारा जो एथनिसिटी है या फिर माइनर एंटीजन मिसमैच है वो हो सकता है, एंड देयर इज नो वे टू चेक दैट HLA other than the HLA match. So it is just a matter of luck. So we try to encourage the same ethnic और सेम रीजन डोनर्स सो दैट उनका एथनिसिटी जो पेशेंट के साथ है जितना ज़्यादा मैच कर सके उतना ही रिजल्ट बेटर आएगा. सो अगर आपको 100% मैच अगर आपको USA में मिलता है एक डिफरेंट रेस के साथ, और अगर इंडिया में मिलता है सेम रेस के अंदर, तो देन वी प्रेफर द इंडियन 100% मैच डोनर. सो इस पिक्चर में बताया गया कि डिफरेंट डिफरेंट रजिस्ट्रीज में कितने कितने लोग जो हैं वो डोनेट करते हैं. इफ़ यू सी ग्रे एंड लाइट ग्रे एरिया, इन कंट्रीज में डोनर सबसे कम है. सबसे ज़्यादा डोनर USA और अदर कंट्रीज में है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनकरेज to people to come forward and register themselves for the stem cell donation, because stem cell donation जो है वो एक blood donation जैसा ही रहता है, बिल्कुल भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, एंड उनका एक स्टेम सेल डोनेशन जो है एक प्रेशियस लाइफ को बचा सकता है. तो डोनर रजिस्ट्री क्या होती है? डोनर रजिस्ट्री जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है एक कोऑर्डिनेशन के लिए फॉर द सर्च फॉर द हेमेटोपोइटिक प्रोजेनिटर सेल्स फ्रॉम द डोनर्स अनरिलेटेड टू द पोटेंशियल रेसिपिएंट. मतलब कि रेसिपिएंट के साथ के लिए जो अनरिलेटेड डोनर्स की जो ज़रूरत होती है उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए रजिस्ट्री का काम होता है. तो डोनर रजिस्ट्री कैसे ये करती है? वो डोनर को रिक्रूट करती है
डोनर को मैनेज करती है, उनको काउंसल करती है कि स्टेम सेल कैसे देते हैं, क्यों देते हैं और उनका देना कितना ज़रूरी है। फिर वो एक्चुअली टाइपिंग लेबोरेटरीज जो होती हैं उनके साथ इंटरेक्ट करती हैं ताकि उनके एक्चुअली टाइपिंग जो है वो रेगुलरली होते रहें और ऑन विद गुड रेजोल्यूशन इट हैपन्स। देन एफेरेसिस और मैरो सेंटर्स जो होते हैं, कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी होता है क्योंकि जो आपका एक्चुअली मैच डोनर है वो सेम सिटी में नहीं होगा। अगर वो किसी और कंट्री में है और किसी और सिटी में है तो वहाँ के कलेक्शन डोनर के पास वो डोनर जा सकता है और वहाँ पे अपना स्टेम सेल डोनेट कर सकता है। उसको ऑल द वे जहाँ पे रेसिपिएंट ट्रीटमेंट ले रहा है वहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो स्टेम सेल और मैरो जो है उसको कलेक्ट करने के लिए रजिस्ट्री जो है वो कोऑर्डिनेट करती है वेरियस कलेक्शन सेंटर्स के साथ। देन जब एक बार स्टेम सेल कलेक्ट हो गया तो उसको कुरियर करना पड़ता है ट्रांसप्लांट सेंटर्स के लिए, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन जो है वो रजिस्ट्री करती है। तो ये काफ़ी सारा काम रहता है और इसमें अगर पेशेंट जो है वो अगर दूसरी कंट्री से अपने स्टेम सेल्स मंगवा रहे हैं तो उनका काफ़ी खर्चा रहता है बिकॉज कुरियर टेक्स लॉट ऑफ इज कॉस्टली। सो इंडियन रजिस्ट्री में हमारे पास दात्री रजिस्ट्री है, मेरो डोनर रजिस्ट्री ऑफ इंडिया है और अदर रजिस्ट्रीज हमारे पास BMDW है, WMDA है, एंथनी नॉलन रजिस्ट्री है, DKMS जर्मनी की रजिस्ट्री है और अदर रीजनल एंड एथनिक रजिस्ट्रीज आते हैं। सो हम लोग जब पेशेंट का डोनर जब ढूंढते हैं तो हम लोग इन रजिस्ट्रीज में ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम लोग पेशेंट की HLA टाइपिंग जो है वो इन रजिस्ट्रीज में भेजते हैं और फिर सर्च के जो रिजल्ट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डोनर का सिलेक्शन करते हैं। तो डोनर का सिलेक्शन HLA मैचिंग पे होता है, सेकेंड ब्लड ग्रुपिंग पे होता है। ब्लड ग्रुप नहीं भी मैच करेगा, अगर 100% HLA मैच है तो हम लोग प्रेफर वही डोनर करते हैं। फिर थर्ड थिंग इज CMV साइटोमेगेलोवायरस की पॉजिटिविटी देखते हैं। अगर रेसिपिएंट पॉजिटिव है तो हम लोग डोनर भी पॉजिटिव लेने की कोशिश करते हैं। फोर्थ इज हम लोग कई बार मेल और फीमेल देखते हैं। अगर फीमेल है और उसके काफ़ी बच्चे हैं तो उसका एंटीजेनिसिटी इंक्रीज हो सकता है, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि यंग मेल्स जो हैं, अगर देर आर 200% मैच जिसमें कि एक फीमेल है 45 years old with 3 children and there is a male who is 40 years old and is young and fit, we will prefer that young male donor because उसकी एंटीजेनिसिटी लेस होती है और रिजल्ट्स पे उसके रिजल्ट्स बेटर रहते हैं। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी। अगर यंग और मेल डोनर अवेलेबल नहीं है देन वी हैव टू टेक whichever donor is available as a 100% HLA matched. नाउ हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट्स, जैसे हमने देखा सिबलिंग ट्रांसप्लांट्स जो है वो 20 to 30% पेशेंट्स में ही पॉसिबल है। अगर उनका मैच नहीं करेगा तो हमें अनरिलेटेड डोनर रजिस्ट्री में ढूंढना पड़ता है। अगर अनडोनर रिलेटेड डोनर रजिस्ट्री में भी नहीं मिलता है, क्योंकि जैसे इंडियन पॉपुलेशन के लोग हैं उनका जो मैरो वॉलंटियर रजिस्ट्री है उसमें उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है, इसलिए हमें इंडियन पेशेंट्स के लिए डोनर्स मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। तो अगर उनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो क्या कर सकते हैं, तो देन वी गो फॉर हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट। हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट्स क्या होते हैं? दीज आर न्यू टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट। इसमें हाफ मैच होता है। एक हैप्लो आइडेंटिकल और हाफ मैच में डोनर इज यूजली आपकी मदर, फादर और या फिर आपका बच्चा हो सकता है एंड पेरेंट्स आर ऑलवेज अ हाफ मैच फॉर देयर चिल्ड्रन। इसमें ब्रदर्स और सिस्टर्स भी आपके 50% मैच हो सकते हैं। द ओनली ड्रॉबैक इज the chances of rejection and GVHD is very high. So we have to give lot of immunosuppressive medicines, or sometimes we manipulate the stem cells and we remove the unwanted cells which causes GVHD from the stem cell collection. एडवांटेज क्या है कि इसमें डोनर जो है वो इजीली अवेलेबल है एंड दे आर मोटिवेटेड बिकॉज दे वांट टू सेव द चाइल्ड ऑफ देयर चाइल्ड, सेव द लाइफ ऑफ देयर चाइल्ड और ऑफ देयर पेरेंट। सो दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड, दे आर ऑलवेज अवेलेबल एंड देयर इज अ मैच इन द एथनिसिटी ऑल्सो। सो माइनर एंटीजन मिसमैच के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं।
तो टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट कि सिबलिंग ट्रांसप्लांट, अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट, हैप्लो ट्रांसप्लांट किन पेशेंट्स में किया जाए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिजीज, अवेलेबिलिटी ऑफ द डोनर, emergency of the transplant, रिस्क वर्सेस बेनिफिट सेकेंडरी टू कॉम्प्लिकेशंस. अगर कुछ डिजीजेस जो होती हैं वो कंपैटिबल विद लाइफ है, सिर्फ वी आर इम्प्रूविंग, वी आर डूइंग द ट्रांसप्लांट टू इम्प्रूव द quality of life, then in those patients we always see कि risk ज़्यादा है कि benefit ज़्यादा है by doing a unrelated or haploidentical transplant. अगर risk ज़्यादा होता है haploidentical या फिर unrelated transplant में, then we counsel the parents and sometimes we don't do the transplant in those conditions like in thalassemia or sickle cell or other non-malignant conditions. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी ट्रांसप्लांट करते हैं उसकी एक्सेप्टेबल मोबिलिटी होनी चाहिए, तभी वी गो ahead with the transplant. If there is a high chances of morbidity and mortality, mostly we don't go for the transplant. So again, it depends upon the condition of the donor, condition of the patient एंड द कंडीशन ऑफ द डिजीज. अगर डिजीज बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है या फिर पेशेंट की कंडीशन काफ़ी अनस्टेबल है और या फिर रिस्क बहुत ज़्यादा है ट्रांसप्लांट का, देन मोस्टली समटाइम्स वी डोंट गो फॉर द ट्रांसप्लांट. बट अगर हमें लगता है कि ट्रांसप्लांट से उस पेशेंट को बेनिफिट हो सकता है, उसकी लाइफ बच सकती है या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है विद ट्रांसप्लांट, देन वी गो ahead with the transplant. So thank you for your kind attention, and next webinar we are going to talk about the complications post transplant. तब तक के लिए नमस्कार. Thank you very much.